नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। 26/11 ये एक ऐसा तारीख है जिसे शायद ही कभी कोई भूल सके। यही वो दिन है जब मुंबई में ताज होटल पर कई आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां 4 प्रखंडों में आज पैक्स का चुनाव हो रहा है। सासाराम के अलावा चुनारी, शिवनगर, कोचस प्रखंड के 46 पैक्सों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही मतदाता कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिला मतदाताओं को भी संख्या देखने को मिली है। सासाराम 18, शिवसागर के 11, कोचक में 11 तथा चिनारी के 6 पैक्सों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनता में उत्साह बहुत ज़्यादा है। मतलब ये किसान के लिए नेता चुनना है, अपने जनहित में चुनना है, ताकि किसान का मतलब हित में रहे, किसान का उससे लाभ मिले, उसी नेता को मतलब वोट देना है। कितना उत्साह है आप लोगों में? हम लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। लंबा भीड़ है, कतार है, देखिए रहे हैं। नया युवा चाहे बूढ़ा सब भी लगे हैं लाइन में वोट देने के लिए। लग रहा है जैसे आम चुनाव है वैसे ना? हाँ, आम चुनाव की तरह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। यहाँ अच्छा है। हमारे गाँव में वोटिंग हो रहा है बहुत शांति से। हाँ, यहाँ हर साल बहुत शांति से हुआ है सब। हाँ, शांति से हो रहा है। वोटर में उत्साह है? हाँ, वोटर घर से निकल रहा है? हाँ निकल रहा है, सब वोटर निकल रहे हैं घर से। अपने अपने एक व्यक्ति निकल रहे हैं। महिलाओं का क्या स्थिति? सब स्थिति सही है। महिलाएं भी आ रही हैं? हाँ, ये भी स्थिति है। यहाँ अच्छा है। खबर गोंडा जिले से है, जहां जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के कार्यों में प्रभावी गति लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभानगर में आयोजित समीक्षा बैठक की गई। जलाधिकारी के कराए जा रहे कार्यों और संचालित प्रोजेक्ट की समीक्षा के साथ साथ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों में प्रगति और गुणवत्ता से संबंधी समीक्षाएं की। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 531 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख है, 6 लाख है। थाना ननौता एवं एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 531 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। दोनों अभियुक्तों के नाम नौशाद पुत्र इरशाद एवं सारिक पुत्र इद्रिस है। ये दोनों घाटमपुर थाना क्षेत्र नकुड़ के रहने वाले हैं और दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये बरेली से स्मैक ले थाना ननौता एवं एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देहरादून के पलटन बाजार में मामूली कहासुनी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पक्षों के भिड़ने से बाजार में खलबली मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की तरफ से फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
खबर दिल्ली से है, जहां उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने 1 करोड़ के सोने के आभूषण लेकर फरार हुए ज्वेलर के कर्मचारी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार 4 दिनों तक छापेमारी करने के बाद चोरी के पूरे सामान के साथ बरामद किया। आपको बता दें, बीते दिनों कोतवाली पुलिस स्टेशन को 1 करोड़ रुपए के आभूषण लेकर फरार होने की सूचना मिली थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने डीसीपी राजा बांथरे के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम के द्वारा इस मामले का सुलझाते हुए 1 करोड़ रुपए के सोने के आभूषणों के 100% रिकवरी के साथ साथ आरोपी को पकड़ लिया। अठारह नवंबर को आपको बता दें, बीते 18 नवंबर को एक बड़ी सूचना कोतवाली थाना को प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि नौकर के द्वारा 1 करोड़ रुपए की बड़ी संख्या की ज्वेलरी लेकर जो है चंपत हो जाता है एक कार्य करने वाला, उसके यहाँ काम करने वाला, जिसको लेकर तमाम जानकारी के लिए यहाँ डीसीपी राजा बंथिया उत्तरी जिला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। 1 करोड़ की इस ज्वेलरी को 100% रिकवरी के साथ बरामद दिल्ली पुलिस का ये सराहनीय कार्य किया जाता है। तमाम मुद्दे पर बात करते हैं डीसीपी उत्तरी राजा बंथिया के साथ में। तमाम मामला आपके द्वारा समझना चाहूँगी, कब क्या रहा, किस तरह से मामला आपके पास आता है? मैडम, इसमें ऐसा हुआ था, जैसे कोतवाली के अंदर कूचा महाजन ही है जहाँ पे सब ज्वेलर्स की शॉप्स हैं। वहाँ पे एक ज्वेलर की शॉप में एक आदमी जाता है, वो कहता है कि मेरे जो मालिक हैं उन्होंने कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ ज्वेलरी मांगी है, आप वो दे दीजिए। और इनका हमेशा से ऐसा होता है, विश्वास के तौर पे देते हैं, तो उन्होंने उसको ज्वेलरी दे दी, जिसके अंदर 112 अंगूठियाँ थी और 30 नेकलेस के सेट्स थे, विच वर्थ इज़ अराउंड 1 करोड़। तो उन्होंने वो उसको दे दी कि ठीक है ले जाओ, बट उसने वो मिस रिप्रेजेंट किया था, उसने मांगा भी नहीं था, और वो 1 करोड़ की वो ज्वेलरी लेके वो खुद चंपत हो गया, फरार हो गया। तो ये हमारे जैसे ही नोटिस में आया, हमने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया और हमने स्पेशल स्टाफ को इसके अंदर लगाया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, कि हमें इसको ढूंढना है और रिकवरी करनी है। उसके बाद पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया, इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया थ्रू हिज फ़ोन, थ्रू हिज मूवमेंट्स इन CCTV फुटेजेस, एंड ऑल्सो इसके जो रिलेटिव्स हैं, जो जहाँ रहते हैं, या फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस, जैसे जैसे चेन बनती गई, हमने इसको ट्रैक किया आगे और फाइनली इसको हमने पकड़ लिया। सर, आरोपी की प्रोफाइल की यदि बात की जाए तो क्या उसकी प्रोफाइल कहती है, कहाँ का रहने वाला है? और सबसे बड़ी बात है कि ये प्लान कर रहा होगा, जबकि इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं जाकर ये इसको प्लान भी कर रहा होगा। तमाम मुद्दे के ऊपर सर जी, इसकी जो प्रोफाइल की बात है, तो ये जिसके यहाँ एम्प्लॉयड था, वो यहाँ पे वो 10 साल से काम कर रहा है उनके साथ। उसकी एज अराउंड 39 ईयर्स है इसकी, जो हमारा अलेज्ड है, और ही इज़ अ फैमिली मैन, ही हैज़ 2 किड्स, एंड इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसके जो इसने हमें इंटेरोगेशन में बताया कि इसके ऊपर लोन था, इसने अलग अलग लोगों से कर्ज ले रखा था 80 लाख रुपए का, तो उसका इसके ऊपर प्रेशर था, उस वजह से इसकी फैमिली में भी काफ़ी इश्यूज़ थे, तो इस वजह से इसने ये कदम उठाया। और इस वजह से इसने अपने ही जहाँ पे रह रहा है 10 साल से, वहाँ पे इसने ये फ्रॉड किया, विश्वासघात किया। जी, तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे डीसीपी राजा बंथिया को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से डीसीपी राजा बंथिया के नेतृत्व में तमाम स्पेशल स्टाफ की टीम के द्वारा 1 करोड़ की 100% रिकवरी के साथ में एक बड़े केस को यहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा सुलझा लिया जाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के हिजाब पहनकर घूमते हुए एक फोटो पर संत समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शिक्षा जिहाद का नाम देते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को बोला है। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का यह एक प्रवेश द्वार है और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह से गतिविधियां देखी जा रही हैं वह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर कार्यवाही करने को कहा है। केरला बनने भी नहीं देंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है, 20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है,
बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी। अगर हमारी किसी भी सनातन पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि उत्तराखंड को टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बना लिया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए। कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो उन्होंने जिहादियों को एक कमरा दिया अपनी गुप्त गतिविधियां करने के लिए। वो कहते हैं कि चेंजिंग रूम क्या होता है भाई? यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल क्या है? कोई क्या हॉस्पिटल मेडिकलों में? देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं। और जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम देवभूमि उत्तराखंड खबर यूपी के झांसी से है, जहां बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई और यह पदयात्रा 29 नवंबर को आरोक्षा में समाप्त होगी। इस पदयात्रा का झांसी जिले में प्रवेश हो गई है और यह पदयात्रा झांसी के मरवानापुर थाना क्षेत्र के देवरी घाट पर आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह पदयात्रा आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रही है क्योंकि यह पदयात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले झांसी में घुसी तो वहां बाबा मुंडलेश्वर से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का फूल की वर्षा से स्वागत किया गया। खबर पटना के बिशनपुरा की है। गांव के पास दोपहर को स्कूली टेम्पो और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें गांव 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई बच्चे घायल हुए। घटना के दिन बच्चों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर लिया, साथ ही साथ तोड़फोड़ भी की और आगजनी भी की। घटना के संज्ञान में प्रशासन ने कई लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवारजन के साथ में है। एक्सीडेंट को कोई जानता नहीं, देखता नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है तो इस पर कहीं न कहीं हम समझते हैं कि कुछ न कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किन कारणों से एक्सीडेंट होता है, क्यों एक्सीडेंट होता है। और बाकी जो एक्सीडेंट के बाद घटनाएं घटी, लोगों का ये कहना है कि भाई एफआईआर हो गया है कुछ लोगों पर, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे कि कोई ऐसा आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो। बाकी जांच करें, पता करें कैसे घटना घटी, कौन लोग आगजनी में है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि किसी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो। और आक्रोश में इस तरह का हो जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटनाएं घटती है, कोई डेथ होता है तो लोग आक्रोशित होते हैं। तो आक्रोश के घटना को पुलिस को देखना पड़ेगा, आक्रोश को देखते हुए इसमें किस तरह से काम किया जाए हम बात करेंगे। इसमें किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ के लोगों की मांग है कि नो एंट्री लगाई जाए। अब तक इस पर कोई गंभीर बात नहीं। एंट्री का कुछ कानून है और कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, इसे हम लोग इसको देख करके बात करेंगे। अगर संभव
संभव होगा तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे, नो एंट्री लगे, जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं रुके, जाम का जो समस्या है इस पे विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखे हैं तो हम लोग अलग से बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो जाम का समस्या है, जो एक्सीडेंट होते रहता है, इसका समाधान निकले और आगे से ऐसी घटना ना घटे, इस पर जरूर विचार करें। दुखद घटना है। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां एक अपार्टमेंट के बाथरूम से नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि जिस लड़की का शव मिला है वो मेड का काम करती थी और जहां काम करती थी वहीं उसकी लाश मिली है। इससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई। शरीफ थाना को सूचना प्राप्त हुई कि नौसा एरिया में एक महिला का मृत्यु हो गई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फुलवारी शरीफ थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर अपना कार्रवाई शुरू किया था। अभी तक के प्राथमिक सूचना के मुताबिक जो मृतक है वो नाबालिग लड़की है जो दाई का काम करती है। उसका जो डेड बॉडी है वो जिस घर पे दाई का काम करती है उस घर से उसका लाश बरामद हुआ है। इसी को लेके गांव वालों थोड़ा सा आक्रोशित होकर अभी रोड जाम किया हुआ है और फुलवारी शरीफ नौसा एरिया में अभी गांव वाले द्वारा रोड जाम किया हुआ है। इस पर पुलिस के द्वारा उन लोगों को समझा रहे हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत हो रहा है। अभी तक जाम छुटा नहीं है और पुलिस को अभी ना पूरा कोशिश फुलवारी शरीफ। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां तीतरो थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने शराब पीने के दौरान गाली देने पर दोस्त पर ईंट से हमला करके उसे मार डाला। पुलिस ने 18 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को जेल भेज दिया। 23 नवंबर को थाना तीतरो पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम खंडलाना में एक कुएं के जंगले के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहां पर जब सूचना पर थाना तीतरो पुलिस की टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचती है एवं घटनास्थल का निरीक्षण करती है। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण चोट के आने से, चोट की वजह से होता है, शॉक एंड हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज। इसके उपरांत वादी से वार्ता कर वादी से तहरीर प्राप्त। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां जलई थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव में समीप नेशनल हाईवे 17 तेज रफ्तार कार चालक ने एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को कुचलकर घटनास्थल से फरार हो गया। अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बारे में स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हुई, 2 देख रहे हैं मौत हुई है, क्या मामला है? हम लोग को दूरभाष में जानकारी हुआ जो यहाँ पर अज्ञात वाहन से 2 आदमी घायल हो गया, जिसमें हम यहाँ जब पहुँचे, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं जलई थाना का चौकीदार हूँ। तो यहाँ पर आए तो एक मृतक है और एक घायल अवस्था में है। अब थाना वहाँ से आ रहा है और इसका समुचित जो इलाज होगा किया जाएगा या पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। घटना हुई, 2 खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 5 युवकों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाकी 2 घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।